ज़्यादा टाइम पूरे दिन आप टाइट अंडरवेयर पहनोगे, कई लोग सोते टाइम भी अंडरवेयर नहीं उतारते, तो 24 घंटे अगर आपकी टाइट अंडरवेयर होगी तो आपका टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उससे फिर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, टेस्टिस काम करना बंद कर सकती है। यंग एज में टेस्टिकुलर ट्यूमर बहुत कॉमन है, तो उसकी वजह से ही पेन हो सकती है। कभी कोई चोट लगेगी, कोई क्रेडिट बॉल लग जाती है या कुछ और लग जाता है तो उससे भी पेन हो सकती है। तो ये सारे कॉमन चीज़ें हैं टेस्टिकुलर पेन के। तो काफ़ी बारी जब पेशेंट्स को एकदम से पेन होता है तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेक कराने के लिए कि उनको कोई टॉर्शन तो नहीं है। सो अगर आपको टेस्टिस में कोई लंप लग रहा है या कोई नोड्यूल लग रहा है, कोई हार्ड एरिया लग रहा है, तो वो काफ़ी बारी टेस्टिकुलर ट्यूमर हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करनी चाहिए। अगर किसी के टेस्टिकुलर हेल्थ ठीक नहीं है तो सीमेन ज़्यादा पतला होएगा। सो हम लोग जब सीमेन टेस्ट करते हैं तो हमेशा देखते हैं कि कम से कम 2 ml सीमेन होना चाहिए। कई लोगों का सिर्फ आधा ml सीमेन होता है तो समझ आता है कि सीमेन में प्रॉब्लम है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सबसे कॉमन आज की डेट में जो कॉज है वो है साइकोलॉजिकल। मेरे पास आते हैं यंग पेशेंट 25-26 ईयर ओल्ड और मेरे को आके कहता है कि सर मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो मैं हमेशा पेशेंट से सबसे पहले पूछता हूँ आपने कभी सेक्स किया है, और वो कहते हैं नहीं हमने कभी सेक्स नहीं किया। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ आपने जब कभी सेक्स ही नहीं किया तो आपको कैसे पता है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। मतलब मैं हमेशा पेशेंट्स जो लोग मेरे से कहते हैं कि मेरी ये सर्जरी मत करो, मेरे को इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि डेड मैन कैन नॉट हैव सेक्स। काफ़ी लोग इंटरकोर्स करते हैं, अपने पार्टनर का सेक्स करते हैं लेकिन आगे उनका बच्चा नहीं होता तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आप आगे जाके सेक्स नहीं कर पाएंगे, और सेक्स नहीं कर पाएंगे तो आपको इनफर्टिलिटी होगी। अक्सर कहा जाता है कि मेल्स थोड़ा कम एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शेयर नहीं करते। ऐसे में उनकी हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में वो खुलकर बात नहीं करते। तो इसीलिए हमारे आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मेल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की, जो है मेल इनफर्टिलिटी। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड यू आर वाचिंग एनबीटी लाइव। आज एनबीटी लाइव स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी क्या होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है जिसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये क्या होता है, इनके क्या क्या कॉजेज होते हैं, आज ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष सवरवाल। हेलो डॉक्टर। हेलो, वेलकम टू एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। तो डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी की और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमें और हमारी ऑडियंस को थोड़ा मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताएं कि मेडिकली कब बोला जाता है कि कोई जो पुरुष है, जो मेल है, वो इनफर्टाइल है। तो इनफर्टिलिटी मतलब कि आप आगे बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे। काफ़ी लोग इंटरकोर्स करते हैं, अपने पार्टनर का सेक्स करते हैं लेकिन आगे उनका बच्चा नहीं होता तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं जी। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि आप पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे। ओके। सो हो सकता है कि आप फर्टाइल हो, आपका सीमेन बिल्कुल नॉर्मल होए और फिर भी आप पार्टनर के साथ सेक्स नहीं कर पा रहे और इसलिए आपका बच्चा ना होए। तो अगर आप पूछो कि इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्या रिलेशनशिप है जी, तो ये रिलेशनशिप है कि अगर आपको बच्चा करना है तो एक तो आपको इंटरकोर्स करना है प्रॉपर्ली और उसके बाद ही सीमेन डिस्चार्ज होगा और वो फर्टिलाइज करेगा एग को। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आप आगे जाके सेक्स नहीं कर पाएंगे और सेक्स नहीं कर पाएंगे तो आपको इनफर्टिलिटी होगी। ओके। तो काफ़ी पेशेंट जो मेरे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो इसीलिए आते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि हमारे को आगे बच्चा करना है और हम बच्चा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे को इरेक्शन की प्रॉब्लम है। ओके। जैसे भी आपने डॉक्टर समझाया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और मेल इनफर्टिलिटी का क्या कनेक्शन होता है। कभी हम बात करते हैं, जैसे अगर हम टेस्टिस की बात करें तो बहुत ज़्यादा कभी कभी जो मेल है उनको पेन भी होता है, तो वो पेन किस वजह से होता है, अगर आप बताना चाहें तो। जो मैंने बताया था, एक तो नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस होता है जी। उसके अंदर नर्व सेंसिटिव होती हैं, तो काफ़ी बारी बिना इन्फेक्शन के भी टेस्टिस में पेन हो सकती है जिसमें नर्व सेंसिटिव होती हैं। इसके अलावा कभी टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से पेन होती है। कभी कोई ट्यूमर होए, यंग एज में टेस्टिकुलर ट्यूमर बहुत कॉमन है तो उसकी वजह से भी पेन हो सकती है। कभी कोई चोट लगेगी, कोई क्रेडिट बॉल लग जाती है या कुछ और लग जाता है तो उससे भी पेन हो सकती है। तो ये सारे कॉमन चीज़ें हैं टेस्टिकुलर पेन के। ओके। अभी जैसे आपने पेन के बारे में बताया, अगर किसी को पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए? क्या कोई इंस्टेंट चीज़ें हैं जिनसे उनको रिलीफ मिल सकता है? तो यंग एज में जो एक और चीज़ मैं अभी पहले नहीं बताई थी वो है टेस्टिकुलर टॉर्शन। ओके।
टेस्टिकुलर टॉर्शन में क्या होता है, टेस्टिस अपने एक्सेस से ट्विस्ट कर जाती है और उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो काफी बारी जब पेशेंट्स को एकदम से पेन होता है तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेक कराने के लिए कि उनको कोई टॉर्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर टॉर्शन होगा तो उसकी इमरजेंसी सर्जरी होती है, उसको नॉर्मल करते हैं और उससे फिर टेस्टिस बच सकती है। कि अगर डिले हो जाएगा तो फिर वो टेस्टिस बिल्कुल डेड हो जाएगी और टेस्टिस निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अगर आपको टेस्टिकुलर पेन हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और चेक करवाना चाहिए। और डॉक्टर ये नहीं कि कोई जनरल डॉक्टर, किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कराना चाहिए ताकि चेक कर पाए कि कहीं टॉर्शन तो नहीं है। एक बार टॉर्शन रूल आउट हो जाता है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो ज़्यादातर कॉमन नॉर्मल इन्फेक्शंस ही होती हैं जो विद टाइम आप थोड़ा टाइट अंडरवेयर पहनोगे, थोड़ा स्टोरल सपोर्ट करोगे, थोड़ा पेन किलर्स लोगे, एंटीबायोटिक्स लोगे, उससे सेटल हो जाती है 4-5 दिन में। ओके। और डॉक्टर अभी आपने टाइट अंडरवेयर्स की बात की, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा टाइट अंडरवेयर्स पहनते हैं या बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं या अपने थाइस पर लैपटॉप रख के ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी आपके टेस्टिकुलर हेल्थ पर कुछ असर पड़ता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या ये सच है और ये किस तरह से काम करता है? देखिए, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है। ओके। अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनोगे तो उसमें फिर सर्कुलेशन पूरी ठीक से नहीं होगी, टेस्टिस टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से फिर आपको टेस्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम पूरे दिन आप टाइट अंडरवेयर पहनोगे, कई लोग सोते टाइम भी अंडरवेयर नहीं उतारते, तो 24 घंटे अगर आपकी टाइट अंडरवेयर होगी तो आपका टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उससे फिर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, टेस्टिस काम करना बंद कर सकती है। ओके, जैसे अभी आपने बोला कि सोते वक्त भी लोग अंडरवेयर पहनते हैं, तो क्या ये साइंटिफिकली सही है, मेडिकली सही है? नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इट्स नॉट रिक्वायर्ड? यू शुड नॉट वेयर अंडरवेयर व्हाइल स्लीपिंग। या ओके। तो डॉक्टर, जब हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी की, तो अभी आपने हमें बताया था कि मेल इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैसे कनेक्टेड है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इनके कारण क्या होते हैं, मेन किन वजहों से इनफर्टिलिटी हो सकती है? सबसे कॉमन तो ये कारण है कि बाय बर्थ ही उनको कुछ प्रॉब्लम है जिससे टेस्टिस ठीक से डेवलप नहीं हुई है, तो जिससे स्पर्म बना नहीं रही है वो। इसके अलावा कई करेक्टेबल कॉजेज भी होते हैं, जैसे वेरिकोसील। वेरिकोसील होती है कि टेस्टिस की जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि टाइट अंडरवेयर से क्यों टेस्टिस काम नहीं करती, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वैसे ही टेस्टिकुलर वेन्स जब फूल जाती हैं तो उससे बॉडी का जो ब्लड है वो टेस्टिस में ज़्यादा जाता है। ओके। तो उसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर और टेस्टिस का टेम्परेचर वो सेम हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी का टेम्परेचर टेस्टिस टेम्परेचर 2 डिग्री ज़्यादा होता है, तो 2 डिग्री टेम्परेचर टेस्टिस का भी बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से फिर टेस्टिस काम करना बंद करती है, स्पर्म ठीक से नहीं बनाती, तो उससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। ओके। तो वेरिकोसील अगर किसी को है तो उसकी सर्जरी होती है जिससे कि वो ठीक हो जाता है और फिर टेस्टिस का टेम्परेचर फिर बॉडी के टेम्परेचर से कम हो जाएगा, तो फिर वो स्पर्म प्रोडक्शन ठीक हो जाएगी और इनफर्टिलिटी ट्रीट हो जाएगी। ओके। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के क्या कॉजेज होते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सबसे कॉमन आज की डेट में जो कॉज है वो है साइकोलॉजिकल मींस एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जो लोग अपने पार्टनर से बात नहीं करते, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, मूवीज देखते हैं, मूवीज में कुछ और देखते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे, और जब वो उस टाइप से परफॉर्म नहीं कर सकते तो उसमें फिर उनको लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो टीवी से या इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके उनको लगता है कि वही रिजल्ट्स मेरे भी होने चाहिए, अगर मेरे वो रिजल्ट्स नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो प्रॉपर्ली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो आपको ठीक बताएगा कि आपको रियली ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। जी। मेरे पास आते हैं यंग पेशेंट 25-26 ईयर ओल्ड और मेरे को आके कहता है कि सर मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो मैं हमेशा पेशेंट से सबसे पहले पूछता हूँ आपने कभी सेक्स किया है, और वो कहते हैं नहीं हमने कभी सेक्स नहीं किया। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ आपने जब कभी सेक्स ही नहीं किया तो आपको कैसे पता कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है? जी। सो उनको इतना भी नहीं पता होता कि आपको पहले किसी पार्टनर के साथ जाके ट्राई करो, और अगर आप इंटरकोर्स कर पा रहे हो तो आपको कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं है। सो एक तो ये कॉमन है कि एक तो ये कारण है कि साइकोलॉजिकल, दे आर एंग्शियस, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। इसके अलावा कई बर्थ रिलेटेड कारण भी होते हैं कि बर्थ से ही जो पेनिस की ब्लड सप्लाई है, आर्टरीज हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो नॉर्मल जो इरेक्शन की मैकेनिज्म होता है ये होता है कि माइंड सिग्नल जाता है, उससे बॉडी का ब्लड पेनिस में जाता है और उससे हार्डनेस आती है, उससे इरेक्शन होती है जी। और उसके बाद इजैकुलेशन के बाद वो ब्लड वापस चला जाता है तो इरेक्शन डाउन हो जाती है। ओके। तो कई लोगों की वो जो ब्लड सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम होती है, आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, उससे पूरा ब्लड नहीं जाता,
ये काफ़ी डायबिटिक्स में कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि डायबिटिक्स में ब्लड वेसल्स में शुगर जमा हो जाती है और उसकी वजह से पूरा ब्लड पेनिस के अंदर नहीं जाता जी। इसके अलावा कार्डियक पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, 50 इयर्स के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा है, तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड फ्लो पूरा नहीं होता और इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। एक और कारण है वीनस लीक जी। वीनस लीक ये होता है कि ब्लड तो पूरा अंदर जा रहा है लेकिन अंदर रहता नहीं है। जैसे जो मैं पेशेंट्स को काफ़ी समझाता हूँ, ये उनको बोलता हूँ आप इमेजिन करो कि एक गुब्बारा है, गुब्बारे में पानी जा रहा है, तो गुब्बारे को मेंटेन रखने के लिए आप नलके से पानी डालते रहो और उसके बाद उसको बंद कर दो तो वो गुब्बारा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर गुब्बारे में कोई होल है तो वो निकल जाएगा, तो वो पानी निकलते रहेगा और वो गुब्बारा डिफ्लेट हो जाएगा। तो बेसिकली वीनस लीक में भी ये होता है कि ब्लड अंदर जाता तो है लेकिन वो मेंटेन नहीं होता, वो लीक करते रहता है। तो वीनस लीक एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा नर्व्स की भी प्रॉब्लम होती है। नर्व्स की ये प्रॉब्लम है कि आपको सेंसेशन ही नहीं होती, कि वो सिग्नल ही नहीं जाता बॉडी में कि वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करे। ये नर्व्स की प्रॉब्लम तब होती है, काफ़ी लोगों की सर्जरी हुई होती है, एब्डोमिनल सर्जरी होती है, कई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें ये नर्व्स की प्रॉब्लम होती है जिससे उनकी वो सिग्नल ही नहीं जाता जिसमें नॉर्मली ब्लड फ्लो इंक्रीज होए या ब्लड वहीं पे रुके। तो ये सारे मैकेनिज्म्स अगर न्यूरोलॉजिकल ईडी हुए तो फिर उसमें ये सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके डॉक्टर, अभी आपने सर्जरी की बात की, तो सर्जरी का बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है क्या इस पे? कई सर्जरीज का, जो पेल्विक सर्जरीज होती हैं जैसे प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी होती है या रेक्टल कैंसर की होती है, कोलोरेक्टल कैंसर या ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, उनकी सर्जरीज होती हैं वो उसी एरिया में होती हैं जहाँ पे सारी नर्व्स होती हैं जो इरेक्शन को भी हेल्प करती हैं। तो काफ़ी बारी जब एडवांस कैंसर का सर्जरी कर रहे होते हैं हम लोग, तो हम लोग वो सारी नर्व्स को भी हम लोग निकालते हैं ताकि पूरा कैंसर निकल जाए, क्योंकि सबसे पहले तो कैंसर क्योर होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब मैं हमेशा पेशेंट्स जो लोग मेरे से कहते हैं कि मेरी ये सर्जरी मत करो, मेरे को इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि डेड मैन कैन नॉट हैव सेक्स। तो आप पहले आपकी जान रहेगी, जैसे कहते हैं जान है तो जहान है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम हो भी जाती है तो वो 100% क्योरेबल है। क्योरेबल है मतलब क्या डॉक्टर ईडी का एज से भी कोई कनेक्शन होता है? विद एज ईडी का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता है क्या? जैसे मैंने बताया कि ईडी का एज से डेफिनेटली रिलेशनशिप है। विद एज डायबिटीज ज्यादा कॉमन है जी, और हार्ट डिजीज ज्यादा कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बॉडी में हो जाता है, तो उसकी वजह से ईडी ज्यादा कॉमन है ओल्ड एज में। ओके। और अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो क्या मेल इनफर्टिलिटी बाय बर्थ होती है? और ऑल्सो एक और सवाल था मेरा, जैसे जब कोई फॉर एग्जांपल एक मेल है, उसने एक बच्चे को ऑलरेडी जन्म दिया हुआ है, आफ्टर एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी क्या उनको इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है? हाँ, हो सकता है। काफ़ी बारी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो टेस्टिकुलर फंक्शन कम हो जाता है। तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो लोग अब आजकल विद द न्यू टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग लोग क्या कर रहे हैं कि जल्दी शादी नहीं करते, दे आर रनिंग बिहाइंड द करियर। सो 35-40 की एज में वो लोग शादी करते हैं। तो उस कंडीशन में फर्स्ट बच्चा तो उनका हो जाता है बिकॉज दे 35-36, बट सेकंड बच्चा दे आर ट्राइंग जब उनकी एज 42-44 हो गई है, तो उस टाइम तक टेस्टिकुलर फंक्शन इतना अच्छा नहीं होता, तो उसकी वजह से काफ़ी बारी इरेक्शन की प्रॉब्लम या इनफर्टिलिटी हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर, आपने अभी एज की बात करी, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि राइट टाइम क्या होती है। लाइक अपना अगर कोई इंसान बेबी प्लान कर रहा है तो उसके लिए क्या राइट एज हो सकती है आपके हिसाब से, जो आइडियल एज होती है? Between 25 to 35. 25 to 35. And after 30 बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज होते हैं। हाँ, मतलब जो वाइफ होती है उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है, रिस्क होते हैं बच्चे को कैरी करने के लिए, तो 35 के बाद अवॉइड करना चाहिए। ओके डॉक्टर, अभी आपने वाइफ की बात की, तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसमें वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन थी कि ज़्यादातर जो मिसकैरेजेस होते हैं वो फीमेल्स की वजह से नहीं होते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ मेल सीमन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि उनका जो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? क्या ये सही बात है? नहीं, मिसकैरेजेस सीमन स्ट्रॉन्ग होने की बात नहीं है। काफ़ी बारी जो फर्टिलाइजेशन हुई है वो कितनी अच्छी हुई है, वो उसके लिए मेल्स भी इन्वॉल्व हैं, स्पर्म भी इन्वॉल्व है और एग भी इन्वॉल्व है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए तभी बच्चा ठहर पाएगा। अगर कुछ भी वीक होएगा या मेल सीमन में स्पर्म वीक होएगा या एग वीक होएगा तो उसमें मिसकैरेज का डर होता है। प्लस जो बहुत कॉमन है, लोग अपनी प्रेगनेंसी में लेडीज ध्यान ही नहीं देती
प्रेगनेंसी चली जा रही है, उनको अपने फ्रेंड्स की पार्टीज में जाना है, फ्रेंड्स की शादियों में जाना है। बिल्कुल। आई हैव सीन, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उनके पास पेशेंट्स आते हैं, 8-8 महीने वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और 9th मंथ में जब बिल्कुल क्रिटिकल है उस टाइम उनके बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है, तो वो सब कुछ छोड़ के शादी के लिए चले जाते हैं। सो ऐसे 2-3 बारी हुआ है। एक पेशेंट का भी रिसेंटली इसलिए मेरे को याद है बिकॉज वो शादी में उन्होंने ज़्यादा डांस किया, ज़्यादा ड्रिंक किया, उनका मिसकैरेज हो गया। ओके, तो मतलब आपको काफी केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है, बोथ द पेरेंट्स, मतलब मेल को भी उतना ही केयरफुल रहना है जितना फीमेल को केयरफुल रहना है। तो अगर हम बात करें डॉक्टर, जैसे हमने बहुत सारे सिम्टम्स की बात की, आपने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। अगर यूरिन में कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड आता है या यूरिन के कलर में कोई चेंज देखने को मिलता है, क्या उसका भी हमारी टेस्टिकुलर हेल्थ पर कोई असर पड़ता है? किस चीज़ के सिग्नल्स हो सकते हैं ये? यूरिन में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सीमन में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। अगर किसी के टेस्टिकुलर हेल्थ ठीक नहीं है तो सीमन ज्यादा पतला होएगा। अच्छा। काफी बारी जो इजैकुलेशन की वॉल्यूम है वो कम होएगी। सो हम लोग जब सीमन टेस्ट करते हैं तो हमेशा देखते हैं कि कम से कम 2 ml सीमन होना चाहिए। कई लोगों का सिर्फ आधा ml सीमन होता है, तो समझ आता है कि सीमन में प्रॉब्लम है। तो सीमन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टेस्टिकुलर हेल्थ, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस ही बनाता है जी, और सीमन के अंदर तो सेमिनल वेसिकल्स के फ्लूइड भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो टेस्टिकुलर हेल्थ स्पर्म्स के लिए और सीमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आपने टेस्टिस की बात की, तो अक्सर बोलते हैं कि टेस्टिस एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका क्या रोल है और कितनी फ्रिक्वेंसी में करना ये बहुत जरूरी होता है? टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन यंग एज में बिटवीन एज ऑफ 18 to 30 करना चाहिए। ओके। और वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि टेस्टिकुलर ट्यूमर्स बहुत कॉमन है यंग एज में जी। सो अगर आपको टेस्टिस में कोई लंप लग रहा है या कोई नोड्यूल लग रहा है, कोई हार्ड एरिया लग रहा है, तो वो काफी बड़ी टेस्टिकुलर ट्यूमर हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करनी चाहिए। और किस तरह से कर सकते हैं अगर सेल्फ एग्जामिनेशन करना है तो? किस तरीके से कर सकते हैं? वो टेस्टिस को फील करना है। ओके। और जेंटली फील करना है, ज्यादा तेज दबाओगे तो दर्द होगी। सो और इट शुड फील फर्म। फर्म मींस कि जैसे आपके ये हाथ का ये वाला पार्ट है इस जैसा, अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कोई बोन टाइप लग रहा है, हार्ड एरिया लग रहा है, तो वो दैट इज एबनॉर्मल। ओके, तो तुरंत ही आपको किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा फिर कई लोगों को वेरिकोसील होता है। वेरिकोसील में जब, जो मैंने बताया था, वेन्स डायलेट हो जाती हैं जी, तो वेन्स डायलेटेशन में काफी बार उनको लगेगा कि जैसे कि कोई वेन्स मूव कर रही हैं, ऐसे फील हो जाता है जी। कई लोगों को टेस्टिस में पानी भर जाता है, हाइड्रोसील कहते हैं, तो वो भी पता चल जाता है एक साइड की टेस्टिस ज्यादा बड़ी, एक साइड की नहीं है। और डॉक्टर, जैसे कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो वो व्यक्ति इनफर्टाइल होगा ही, क्या ये नेसेसरी है? नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी मेरे पेशेंट्स जब कहीं और से आते हैं तो मैं देखता हूँ उन्होंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब के टेस्ट तो सारे करे हुए हैं, उनका डॉक्टर ने रैंडमली सीमेन टेस्ट भी कराया हुआ है जी। तो सीमेन टेस्ट कराने का, अगर उनको प्योर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, बच्चा करने में कोई प्रॉब्लम है, तो सीमेन एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से इनफर्टिलिटी हमेशा होता है, हमेशा नहीं होता, बट ये कि अगर किसी को इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो वो आगे सेक्स ही नहीं कर पाएगा जी। तो अगर सेक्स नहीं कर पाएगा तो फिर बच्चा नहीं होगा, सिर्फ इतना ही रिलेशनशिप है जी। बाकी इनफर्टिलिटी का नंबर 1 रिलेशनशिप स्पर्म क्वालिटी से है और किसी से नहीं है, और किसी से नहीं है। अक्सर जब हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, तो रिलेशनशिप्स, अभी आपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की भी बात की कि आपको अपने पार्टनर के साथ भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो रिलेशनशिप्स पे क्या असर पड़ता है? क्या आपके पास कुछ पेशेंट्स, आई एम श्योर बहुत अलग अलग तरह के आते होंगे, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते होंगे, कुछ केस स्टडीज़ अगर आप हमें और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें जो आपको थोड़े क्रिटिकल रहे हैं आपके करियर में, तो वो बहुत अच्छा होगा। सो क्रिटिकल काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं ऐसे, लाइक एक बारी एक कपल आया था, यंग कपल जी, और ज़्यादातर जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो वाइफ्स आर मोर अग्रेसिव। वो आके बोलती हैं, हस्बैंड ऐसे बैठा होता है कि जब से हमारी शादी हुई है सेक्स ही नहीं हो पाया हमारा, तो काफ़ी अनसेटिस्फाइड होते हैं पार्टनर्स जी। तो एक तो ये सिनेरियो आता है यंग एज में, और दूसरी चीज़ ये टैबू भी है, लड़कियाँ घर छोड़ के चली जाती हैं, सो शादियां ब्रेक होती हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी ऑलरेडी शादी टूट चुकी है और वो अब दूसरी शादी करने वाले हैं, दैट्स व्हाई दे कम फॉर ट्रीटमेंट। ओके। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब घर टूट जाते हैं इससे।
देयर आर सम पेशेंट्स हु कॉल मी कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं सुसाइड कर दूंगा। तो मतलब इतना मेंटल ट्रॉमा होता है कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो एक मेल और फीमेल में होती है और वो लोग नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली बहुत साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है पेशेंट्स को। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड इस प्रॉब्लम में अगर आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलता है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप हमारी ऑडियंस को जो अभी जिन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है या इनके जो पार्टनर्स हैं, अगर उनको आप कोई एडवाइस देना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें कि ऐसे टाइम पे आपको अपने पार्टनर को किस तरह से ट्रीट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उनके लिए कर सकते हैं, अगर कुछ एडवाइस देना चाहें तो एक तो जो हम पहले बात करते थे उसी से मेरे को एक और चीज़ याद है कि एक और चीज़ होती है कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ से इंटरकोर्स नहीं करता तो उनको सपोर्ट करने की जगह लेडीज को लगता है कि इनका कहीं और अफेयर होएगा, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में। ये बहुत कॉमन है सर, हाँ, बहुत कॉमन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझना चाहिए। आप एक साथ डॉक्टर के पास जाओ, उनसे समझो, उनसे बात करो कि ये प्रॉब्लम हो रही है और वो लोग आपको बताएंगे इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं और आप एक साथ एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ये ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर दोनों खुश रहेंगे। अगर आप बिल्कुल अपने पार्टनर को जिसको इरेक्शन की प्रॉब्लम है उसको छोड़ के चले जाएंगे तो उसके लिए भी अकेले इस चीज़ को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है जी। तो डेफिनेटली उनको सपोर्टिव रहना चाहिए क्योंकि ये भी एक रियल प्रॉब्लम है, ये एक डिजीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये अब हो गई है, अब आपका हस्बैंड आपसे इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए ऐसे नहीं कर पा रहा। ये एक प्रॉब्लम है जो क्योरेबल है और ये रियल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड अपने मन से बना रहा है जी। मतलब इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं इन टॉपिक्स पे बात करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। लेकिन आई एम श्योर आज जो भी आप इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को दे रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होगी। इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो क्या लाइफस्टाइल का भी हमारी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अल्कोहल की भी बात की थी कि अगर आप सिगरेट ज़्यादा पीते हैं या अल्कोहल कंजम्पशन आपका ज़्यादा है तो असर पड़ सकता है, तो किस तरह की लाइफस्टाइल जो है वो अगर एक व्यक्ति अपनाता है तो उनकी टेस्टिकुलर हेल्थ अच्छी रहती है और इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी जो चीज़ें हैं उनसे वो काइंड ऑफ बच सकते हैं? नंबर 1 एरोबिक एक्सरसाइजेस। ओके। काफ़ी पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज करो तो वो कहते हैं कि मैं रोज़ डेली वॉक करता हूँ। तो वॉक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एरोबिक एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े जी, कम से कम 30 मिनट्स 3 टाइम्स वीक करनी चाहिए। तो उससे आपका जब हार्ट हेल्दी होएगा तो उससे पंपिंग हार्ट की बेटर होती है, तो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बेटर होएगा। तो जब पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बेटर होता है उससे पेनिस में भी ब्लड फ्लो बेटर होता है, टेस्टिस में भी होता है, पूरे पेल्विस में ब्लड फ्लो बेटर होता है जी। तो उससे फिर डेफिनेटली इरेक्शंस बेटर होती हैं, टेस्टिकुलर हेल्थ बेटर होती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में कीगल एक्सरसाइज होती हैं जो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करती है, तो वो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और अर्ली इजैकुलेशन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हेल्प करती है। ओके। इसके अलावा डाइट में अगर आप देखें तो फूड आइटम उसके अंदर डेफिनेटली अल्कोहल कहते हैं कि थोड़ा सा एक आध ड्रिंक पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि माइंड रिलैक्स होता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पियोगे तो उससे जो ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं, जो एक्साइटमेंट के रिसेप्टर्स हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी के आप इंटरकोर्स नहीं कर पाओगे। तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म से आप एक तो माइंड भी आपका थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, प्लस लिवर डिजीज भी होती है जी। तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि लिवर डिजीज से ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिससे वो ब्लड वेसल्स डायलेट नहीं होती हैं। इसके अलावा स्मोकिंग में भी ये होता है कि जो स्मोकिंग से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं क्योंकि ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, शुगर जमा होती है और उससे फिर ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है। तो हार्ट में भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट में भी ब्लड फ्लो पूरा नहीं आता, पेनिस में भी ब्लड फ्लो पूरा नहीं आता, तो उससे इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा फैटी फूड्स अगर आप लेंगे, तली हुई सब्जियां खाएंगे तो उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा फैट आपकी ब्लड वेसल्स में जमा होएगा जी, और उसी से फिर आपकी हार्ट वेसल्स भी ब्लॉक होती हैं, ब्रेन की ब्लड वेसल्स भी ब्लॉक होती हैं, जिससे स्ट्रोक हो सकता है, और सिमिलरली आपके पेनिस की ब्लड वेसल्स भी ब्लॉक हो सकते हैं जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है जी। तो मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ आप जब नेक्स्ट टाइम मॉल जाओगे शॉपिंग करने या ग्रोसरी स्टोर जाओगे तो आपको वहाँ बहुत सारे केक्स, पेस्ट्रीज, ये आइसक्रीम ये सब होंगी, उनको मत देखो, फ्रोजन फूड उनको मत देखो। आप उस काउंटर पे जाओ जहाँ पे आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रही हैं, तो वो वाली सारी चीजें आप लो। डॉक्टर, क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं या फिर ऐसे कोई फूड आइटम्स हैं जिनसे टेस्टिकुलर हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है? या नट्स जी, जैसे पीनट्स हो गए या अखरोट हो गए, बादाम हो गया, तो ये सारी चीज़ें, इनको एक्चुअली मैं अभी पीछे
टर्की गया था, वहाँ पे ओके। टर्की में एक शॉप के बाहर लिखा हुआ था नेचुरल वियाग्रा। हाँ। सो नेचुरल वियाग्रा मीन्स कि ये सब जो फूड आइटम्स हैं जैसे नट्स हैं, ग्राउंड नट्स हैं, वहाँ पे मैंने देखा अंदर मिल क्या रहा है कि जिसको नेचुरल वियाग्रा बोल रहे हैं, तो अंदर सिर्फ यही थे फ्रूट, ये नट्स, ग्राउंड नट्स, वहाँ पे फ्रेश मूंगफलियाँ और ग्राउंड बादाम बहुत अच्छे मिलते हैं, जी। तो वो सारी चीज़ें मिल रहे थे। और वो इसलिए इसको नेचुरल वियाग्रा बोलते हैं बिकॉज वियाग्रा का भी यही काम है, जो मेडिसिन होती है कि वो बॉडी के ब्लड वेसल्स को खोलती है और पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है, जिससे इरेक्शन बेटर आती है। जी। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, बादाम, ये सारे भी ब्लड वेसल्स को खोलते हैं और नेचुरल ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं बॉडी में। मतलब जितना ज़्यादा आप नट्स ले सकते हैं अपनी डाइट में, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑल्सो सर, अभी आपने इरेक्शन की बात की तो एक और इससे मुझे सवाल याद आया कि मैस्टरबेशन अगर हम ज़्यादा करते हैं, मतलब जो मेल्स हैं अगर वो ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं, क्या इससे भी हमारी जो टेस्टिकुलर हेल्थ है, इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कनेक्टेड होते हैं इससे? हाँ, इससे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत मैस्टरबेशन मे बी मैक्सिमम वंस अ डे इज़ नॉर्मल, लेकिन कई लोग होते हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं जी। मतलब दिन में 5-5 बारी भी, 6-6 बारी भी मैस्टरबेट कर रहे हैं। एंड देन एक कॉमन जो प्रैक्टिस है लोगों की, प्रोन मैस्टरबेशन, मतलब वो ज़मीन पे उल्टा लेट के फिर मैस्टरबेट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सारे आपके जो मसल्स हैं, जो पेनिस की मसल्स हैं, सारी में इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, मसल्स में कमजोरी होती है। जी। दूसरा, ज़्यादा मैस्टरबेट करने से एक अनरियलिस्टिक एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन की आपको आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। तो जब आप नॉर्मल इंटरकोर्स के लिए जाते हो जिसमें एक नॉर्मल सी स्टिमुलेशन होती है, उसमें आपको एक्साइटमेंट ही नहीं होती। जी, ये बहुत कॉमन है सर। या सो बेसिकली आपको इतना ज़्यादा मैस्टरबेट नहीं करना चाहिए, और स्पेशली प्रोन मैस्टरबेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है और वो बहुत गलत आदत है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कि डे में एक बार इट्स फाइन ओनली। अगर हम वीक की, मंथ की बात करें तो कितनी फ्रिक्वेंसी में जस्टिफाइड है कि हाँ ठीक है, ये आपकी हेल्थ पर बुरा असर नहीं करेगा? तो आपने जैसे मैंने आपको बताया कि वंस डेली इज नॉर्मल, तो मैक्सिमम आप 30 टाइम्स अ मंथ कर सकते हो। ओके ओके, तो वो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो भी नॉर्मल मैस्टरबेशन करनी है विद हैंड, बट नॉट अगेंस्ट द फ्लोर और अगेंस्ट द बेड, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उससे इंजरी हो सकती है। और डॉक्टर, अगर मैस्टरबेशन ना किया जाए तो उससे क्या कुछ असर पड़ सकता है क्या? नहीं, मैस्टरबेशन ना किया जाए तो ऐसा कोई असर नहीं पड़ता, बट अगर आप बिल्कुल ही मैस्टरबेट नहीं कर रहे, सेक्स भी नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपको कुछ और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको कोई स्टिमुलेशन ही नहीं हो रही। अच्छा। सो थोड़ा बहुत मैस्टरबेट करना या इंटरकोर्स करना, इट इज अ नॉर्मल थिंग। ओके ओके। डॉक्टर, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और मेल इनफर्टिलिटी है, इनके ट्रीटमेंट्स किस तरह से होते हैं? इनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कैसे ट्रीट किया जाता है? क्या अलग अलग इनके ट्रीटमेंट्स होते हैं? उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें सीमेन टेस्ट होता है और हार्मोन टेस्ट होते हैं, देखने की हार्मोन सारे ठीक हैं कि नहीं, या सीमेन में स्पर्म की क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा मेल्स में और कोई मेजर टेस्ट नहीं है। कभी कभी जब आपको टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो फिर टोटल अल्ट्रासाउंड की वेरिकोसील तो नहीं है देखने के लिए, या कभी कभी क्रोमोसोमल एनालिसिस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और ये एब्नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और जो इनफर्टिलिटी है उसमें सिर्फ मेल्स की टेस्टिंग नहीं जरूरी होती है, फीमेल्स की भी टेस्टिंग जरूरी होती है। हमेशा कपल्स की टेस्टिंग करते हैं ताकि देखने के लिए कि प्रॉब्लम दोनों में हो सकती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये वाइस वर्सा भी इम्पोर्टेंट है। काफी बारी फैमिलीज में फीमेल पार्टनर को ही ब्लेम कर रहे हैं कि बच्चा नहीं होता, और एक्चुअली फीमेल पार्टनर बिल्कुल नॉर्मल होती है और मेल्स में प्रॉब्लम होती है और वो कोई टेस्ट भी नहीं करता है, उस चीज को हाईलाइट ही नहीं किया जाता है। सो ये तो इनफर्टिलिटी हो गई। और अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सबसे पहले तो एक तो हार्मोन टेस्ट होते हैं। काफी बारी टेस्टोस्टेरोन की कमी से भी इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल्स ठीक कर दोगे तो इरेक्शन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है सर? डाइट्स होती हैं, वही सेम कॉमन चीजें ही हैं, रेगुलर डाइट, हेल्दी डाइट, ज्यादा फैटी फूड नहीं खाना, फिर स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर, जैसे नाइट टाइम वर्कर्स होते हैं, जैसे कॉल सेंटर्स में लोग काम करते हैं, तो उनकी जो डे नाइट रिदम होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से भी काफी बड़ी टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। मतलब देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली 8 घंटे सोते हैं और स्पेशली अंधेरे वाले कमरे में सोते हैं और
कम से कम डीप स्लीप 4-5 घंटे होती है, उन्हीं के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नॉर्मल होते हैं। अच्छा। और ये जो कॉल सेंटर्स में जो रात को काम कर रहे हैं और दिन में सोते हैं, उनको कभी वो नाइट में अंधेरे में सोने की आदत ही नहीं होती, तो उससे उनके पूरे सिस्टम बिगड़ जाता है। अच्छा। और उससे टेस्टोस्टेरोन की भी कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल में वोडका पीने से टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो बियर हम लोग काफ़ी बारी पीते हैं उसमें बियर का फ्लेवर लाने के लिए हॉप्स डालते हैं। ओके। जो हॉप्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। अच्छा। तो अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन कम है तो उसको बियर अवॉइड करके वोडका लेनी चाहिए। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहली बात तो यही टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से। दूसरा टेस्ट होता है पेनिस का अल्ट्रासाउंड होता है, पेनाइल डॉपलर टेस्ट। तो उससे पूरी पेनिस की ब्लड सप्लाई चेक होती है और उससे काफ़ी बारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर ब्लड फ्लो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, या वीनस लीकेज तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें पेनाइल डॉपलर टेस्ट से पता चल जाती हैं। ओके। इसके बाद जब हम ट्रीटमेंट के बारे में आए तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग इज द बेस्ट। और पेशेंट्स को रियलिटी के बारे में बताना चाहिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। उनको घर बैठे बैठे इंटरनेट पे देख के सोचने नहीं लेना चाहिए कि मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही है जी। इसके अलावा जब सब समझ के भी उनको रियली प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, जो मेडिसिन काफ़ी सेफ हैं, ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बट डेफिनेटली इन मेडिसिन के हार्ट पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप कोई एज 50 ईयर से ज़्यादा है और आपको ये मेडिसिन लेनी है तो फिर आप डेफिनेटली अपने कार्डियोलॉजिस्ट से और अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके लीजिए जी। आजकल काफ़ी बारी ये प्रॉब्लम है कि लोग सीधा जाके फार्मासिस्ट से ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेते हैं। तो ये वाली दवाइयाँ अगर आप ओवर द काउंटर लोगे और आप साथ में कार्डियक मेडिसिन भी आप ले रहे हो तो उसमें आपको कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं विच कैन इवन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसके अलावा फिर वैक्यूम थेरेपी डिवाइस होता है, पेनाइल इंजेक्शंस होते हैं, पी शॉट होता है और एक सर्जरी भी होती है पेनाइल इम्प्लांट। ओके। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सारे काफी डिटेल में ट्रीटमेंट्स हैं, तो इसके लिए तो पूरा दिन ही लग जाएगा। पेशेंट ऑब्वियसली डिफर करते होंगे, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। अगर सिंपली बोलें तो काफी सारे लोग काउंसलिंग से और दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं और सर्जरी के लिए बहुत कम लोगों को जरूरत पड़ती है। ओके, मतलब काउंसलिंग अगर अच्छे से हो जाती है तो सर्जरी की नौबत आती नहीं है। बिल्कुल। ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल। डॉक्टर एट लास्ट अगर कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें ताकि वो अपनी टेस्टिकुलर हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाएँ, अपना और अच्छे से ख्याल रख पाएँ, जो स्पेशली जो हमारी मेल ऑडियंस है, अगर आप उनको कुछ मैसेज देना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। तो एक्चुअली तो हमने इतनी लंबी डिस्कशन करी, उसी में सारे मैसेजेस हैं। अगर हम शुरू से एक शॉर्ट बोलें तो सबसे नंबर 1, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप एक प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप इंटरनेट पे जाके अपने आंसर्स मत सर्च करिए। दूसरी बात, मैस्टरबेशन अगर आप करते हैं तो एक लिमिट में करिए, प्रोन मैस्टरबेशन इज नॉट गुड। थर्डली, रेगुलरली एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोबिक एक्सरसाइजेस करिए, कोई स्पोर्ट लीजिए, कोई स्पोर्ट खेलिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द टेस्टिकुलर हेल्थ। इसके अलावा हेल्दी डाइट, ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाने, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, बादाम खाने हैं, नट्स खाने हैं, पीनट्स खाने हैं। ये सब चीज़ें विल मेक यू हेल्दी ओवरऑल एंड मेक योर टेस्टिस एंड योर सीमेन क्वालिटी बेटर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को टेस्टिकुलर हेल्थ पर इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी दी, इतने सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए। ऑब्वियसली जो आपने आज चीज़ों के बारे में आपने बोला कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए, कैसी एक्सरसाइजेस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसके साथ ही ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।